नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो जीके के टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। आज न सिर्फ मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि आंसर क्या है, बल्कि उसके बारे में जितना भी हो सकेगा विस्तृत रूप से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा है हमारे सामने, लिखा हुआ है इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। तो कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। कंबोडिया में एक मंदिर है अंगकोर वाट, जिसे सिटी टेम्पल भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर 19वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक खमेर साम्राज्य, मैं खमेर साम्राज्य के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा डिटेल्स। ठीक है, खमेर साम्राज्य की कई राजधानियों के शानदार अवशेष वहां पर मिले हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए कि खमेर साम्राज्य की कई राजधानियां के अवशेष वहां पर मिले हैं। कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है। नाम भी अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, अंगकोर वाट यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद हैं बिस्मिल्लाह खां, वह शहनाई से संबंधित है। तबला कौन बजाता है? अच्छा देखो, तबला जाकिर हुसैन जी बजाते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन जी का नाम सुना ही होगा, वो तबला वादक हैं। बांसुरी वादक कौन है? वन ऑफ माय फेवरेट हैं, ये पंडित चौरसिया सर जी हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। फिलहाल हम लोग जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हैं वो शहनाई वादक हैं। अच्छा, इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया था, गूगल डूगल इनको 102, ये ध्यान रखिएगा, ये शायद पूछा भी जा सकता है। 102वीं जयंती जब थी, 102 जो इनकी एनिवर्सरी थी, तब इनको गूगल डूगल के साथ सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर जन्म याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो 1960 से लेकर के 2006 तक, 1960 से लेकर के 2006 तक। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अराकान योमा हिमालय की एक सीमा है, वह कहाँ स्थित है? तो अराकान योमा हिमालय की जो सीमा है वह म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। इसका थोड़ा सा भाग नागालैंड में भी लगता है, थोड़ा सा 2 राज्यों में और लगता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब थोड़ा सा अराकान योमा के बारे में मैं बता देता हूँ। तो अराकान योमा को राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये राखीन पर्वत कहाँ पर है? राखीन राज्य जो मध्य म्यांमार है उसके और राखीन राज्य का एक तट है, उसका जो पर्वत श्रृंखला है उसी को बोलते हैं राखीन पर्वत। ठीक है, इसको, और ये अराकान पर्वत या राखीन पर्वत दोनों बात एक ही है, इसको दोनों के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक नदी बहती, थोड़ा सा नाम कठिन होगा उसका, इरवाडी नदी। क्या नाम है? इरवाडी नदी बहती है। ठीक है, ये इतना चीज आपको याद रखना है। अब मैं बता देता हूँ जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो ये पर्वत श्रृंखला है, जो समांतर पर्वत श्रृंखला है, यह 4 राज्यों को टच करता है। जैसे पहला हो गया आसाम, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार, ये 4 हैं और ये चारों एक चाप यानी कि एक आर्क बनाते हैं। ये एक आर्क के नुमा ये बनाते हैं और ये चारों राज्य यहाँ पर टच होते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 यानी 1858 के विद्रोह में किसके द्वारा एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया गया था? तो बेंजामिन डिसराइली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिसराइली के द्वारा यह उत्थान किया गया था। अब बेंजामिन डिसराइली के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। ये न केवल एक बार बल्कि 2 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके थे। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। डिसराइली का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। पूछा जा सकता है कि लंदन में हुआ था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? एक बार लिख लीजिएगा, है 2 बार लिखिए, सॉरी फॉर दिस। इसको किस भाग में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 के खंड 5 में रखा गया है। अच्छा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर अगर हमारे बढ़ गए तो मैं आर्टिकल्स का पूरा एक
पूरा सिलेबस लेके आऊँगा जिसमें एक भी आर्टिकल छूटेगा नहीं। इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे वो सारे आर्टिकल्स में लेके आऊँगा, पर जल्दी जल्दी आप शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुँचाइए, ठीक है, अदरवाइज वो मेरा फिर ज्ञान रह जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि भाग 5 में क्या क्या आता है। तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनका संविधान भाग 5 और खंड 5 में वित्त, लेखा और लेखक परीक्षण के तहत रखा गया है, ठीक है, क्लियर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि मैंने दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है, यानी कि किसको भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन को रखा गया है। समानता का अधिकार जानते ही हैं, आर्टिकल 15, ये भी किसी में रखा गया है, बता सकते हैं, अगर पता है तो ठीक है। आर्टिकल्स का फिर हम बता रहे हैं, आर्टिकल्स का जल्द से जल्द हम एक पैक ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी से थोड़ा समय दीजिए हमें, ठीक है। अब चलो हम बताते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो दूसरी अनुसूची जो है वह संवैधानिक पदों के धारणों के लिए अनुमोदित की गई है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्री हो, न्यायाधीश हो या भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हो, इन सभी का जो वेतन होगा कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये संविधान की दूसरी अनुसूची में ही संबोधित किया गया है, बताया गया है, वहां लिखा गया है कि किसको कितना मिलेगा, ठीक है। संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का है। जो शपथ मैंने जब हमने कहा ना अभी, चलो हम बता ही देते हैं, खुद ही बता देते हैं। तो जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है, यानी कि सबको शपथ जो लेते हैं, जैसे आप पुलिस की नौकरी कोई जाता है तो भी शपथ लेता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है, सीएम भी बनता है तो भी शपथ। बस ये शपथ जो होती है वो किस भारतीय संविधान के दायरे में आती है, तो भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में ये लिखा गया है, क्लियर। अब भाषा आप बता दीजिए अगर पता हो तो, ये हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक अप्रूव का उदाहरण नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन सा अप्रूव का उदाहरण नहीं है, वो है स्टील। स्टील आपका अप्रूव नहीं है। अब ये क्यों नहीं है मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो अप्रूव यानी कि एलोट्रॉप्स, इसको इंग्लिश में एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ALLOTROPE, एलोट्रॉप, ठीक है। ये आमतौर पर एक ऐसे तत्व होते हैं जो एक ही भौतिक अवस्था, यानी एक ही भौतिक अवस्था की बात करें तो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। अब ये दो या दो से अधिक कौन हो सकते हैं, ये एक तो भौतिक गुण होता है और दूसरा रासायनिक, जो आपने पढ़ा होगा भौतिक गुण और रासायनिक गतिविधियों, तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम कुछ नाम लेते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेंस हो गया, बकमिनिचा फुलरेंस जिसको बोलते हैं, जिसको बकी बॉल बोला जाता है, आपने क्लास 12 में उसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये कार्बन के 3 अलोट्रॉप्स हैं, यानी कि अप्रूव हैं। जबकि दूसरी ओर हम मैं बात करूं, स्टील हो गया, लोहा हो गया, ये कार्बन के जो हैं अन्य हैं, पर ये मिश्र धातु में आते हैं, ठीक है। तो आपका लोहा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इनमें कार्बन काफी मात्रा में पाया जाता है, तो ये अप्रूव होते हैं, जबकि स्टील में नहीं होते हैं, इसमें इतनी अच्छी मात्रा में कार्बन नहीं पाया जाता है। आप सीधी सीधी भाषा में ये बोल लो, ठीक है। वैसे साइंस की लैंग्वेज में जो मैंने बताया वो बिल्कुल करेक्ट था, पर अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो सीधी लैंग्वेज में ये है कि लोहा, ग्रेफाइट, डायमंड में कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है, ये समझ लीजिए बस, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में अभी उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। अब उत्तल लेंस की क्या विशेषता होती है मैं बताता हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है वो फोकस को क्या करता है, समायोजित करता है, मीन्स उसको एक ऐसे एक्सेस पर ला देता है कि वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बस ये समझ लीजिए कि वस्तु हमें उस एक्सेस पर, जहां पर वस्तु की इमेज बननी चाहिए थी, जहां उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था, वहां उसको पहुंचाना उसी का काम होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। अगर वो वहां नहीं आता है तो इट मीन्स आपके आंखों में या किसी की भी अगर ऐसे कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई कहता है कि मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, मुझे पास का नहीं दिखाई देता, बहुत पास आते तो नहीं दिखाई देता, इट मीन्स उसका जो समायोजन है, जो इमेज का समायोजन है, प्रतिबिंब का समायोजन है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो आंखों में होता है उत्तल लेंस का ये काम होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर क्या रिकमेंड कर देता है कि भाई आप चश्मा पहनिए, उत्तल लेंस का पहनिए, उत्तल यानी कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का, जैसे ही आपकी पोजीशन, अगर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही तो फिर गड़बड़
ठीक है, पास के नहीं दिखाई देते तो उसके लिए अलग, तो उसकी जैसी पोजीशन होती है उसके हिसाब से वो चश्मा देता है। ठीक है, तो उत्तर लेंस हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएन हर साल किस तारीख को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा सा देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो 29 अगस्त को यूएन, यूनाइटेड नेशन, हर बार क्या मनाता है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है। क्यों मनाता है, ये चाहता है कि भाई कोई भी परमाणु परीक्षण ना करें, सब लोग शांति से पीसफुल तरीके से रहें। पर ऐसा कोई मानता कहाँ है, अब सामने वाला करेगा तो दूसरा वाला भी करेगा। ठीक है, फिलहाल हम बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि यूएन 29 अगस्त को हर साल परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। अच्छा, 2010 में परमाणु परीक्षण के खिलाफ सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्घाटन इसने किया था। कब किया था, 2010 में। तो यह जानकारी होनी चाहिए थी आपको। और एक और जानकारी मैं देता हूँ छोटी मोटी, कि जो परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोट या किसी भी अन्य प्रकार का विस्फोट होता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, परमाणु हथियार मुक्त दुनिया को लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए ये कहता है कि भैया इसकी आवश्यकता नहीं है। वो चाहता है कि किसी के पास कोई भी हथियार ना हो, सब पीसफुल तरीके से रहें, जैसा कि मैंने भी बताया। पर ऐसा मानता कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो हैजा नहीं, क्षय रोग नहीं, मलेरिया नहीं, चेचक इसका करेक्ट आंसर है। तो चेचक जो होता है वो वायरस के कारण होता है। अच्छा, इस वायरस का नाम क्या है, कभी सुना है वायरस का नाम? तो VJV वायरस का नाम है। क्या नाम है? VJV। इसका फुल फॉर्म बताते हैं, वेरिसेला जेस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जेस्टर वायरस। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी के परिणाम स्वरूप जो त्वचा होती है वो टूटने लगती है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, फफोले पड़ने लगते हैं। ये सारे इसके लक्षण हैं। और ये फैलता कैसे है? चेचक जो रोग होता है वो वायु के थ्रू फैलता है, यानी कि किसी की अगर खांसी, छींक, जुकाम इस टाइप का है, अगर वो व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आएंगे तो उसके थ्रू आपको भी ये हो जाएगा। तो चेचक के बारे में इतनी जानकारी दे दी। चलिए अब यहीं पर वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। इसको लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए। भैया लाइक करिए ना करिए, पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द से कम ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।